हेलो गाइस, वेलकम टू फिजियो विज्ञान। अब स्ट्रोक की सीरीज में आज की वीडियो में हम ये पढ़ेंगे कि पैथोफिजियोलॉजी क्या होती है स्ट्रोक की। पैथोफिजियोलॉजी मतलब देखो, बाहर का तो आपको समझ में आ रहा है, सामने देख के प्रेजेंटेशन क्या क्या है, स्ट्रोक हो गया, अब उसके बाद हमको दिख रहा है कि हाँ इनको ये चीजें हो गई हैं। लेकिन हमारे ब्रेन के अंदर में क्या हुआ जिसकी वजह से स्ट्रोक आया, वो सारी चीजें हम पैथोफिजियोलॉजी में पढ़ते हैं कि बॉडी की फिजियोलॉजी किस तरह से हुई, क्या क्या हुआ अंडर सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर कि हाँ ये हुआ और उसके बाद हमको स्ट्रोक आया। ठीक है, सबसे पहले तो क्या होता है कि हमने पिछली वीडियो में ही पढ़ा कि इस्कीमिया हुआ या हेमरेज हुआ, मतलब कि थ्रोम्बोसिस, एम्बोलिज्म, हेमरेज, किसी भी तरीके से क्या हुआ कि हमारा ब्लड फ्लो रुक रहा है ना। ब्रेन को ब्लड जो जा रहा है वो रुक रहा है। सबसे पहली चीज तो यही हो रही है कि हमने उसमें यही पढ़ा था कि हमारा ब्लड फ्लो रुक रहा है। अब हमारे ब्रेन में जो ब्लड जा रहा है वो अगर रुक रहा है, ब्लड का काम क्या होता है? ऑक्सीजन पहुंचाना, ग्लूकोज पहुंचाना, राइट। अब क्या होगा कि जब ब्लड फ्लो रुक गया, सेरेब्रल ब्लड फ्लो रुक गया या कम हो गया, तो उसकी वजह से क्या होगा? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, ग्लूकोज की कमी हो जाएगी, तो ब्रेन को जितना न्यूट्रिएंट चाहिए वो अब उसको नहीं मिल पा रहा है। हमारे ब्रेन को, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि 20 से 25% ऑफ ब्लड ऑफ टोटल बॉडी आपका चाहिए रहता है ब्रेन को। ठीक है, अब जब इतना आपको चाहिए और उसको थोड़ा सा भी कमी हो रही है तो क्या होता है कि ब्रेन एकदम से पैनिक कर जाता है। अब मान लो क्या हुआ कि मेरे दिमाग में एक सस्टेन्ड ब्लड फ्लो आ रहा था, इतना इतना कांस्टेंट, उसको न्यूट्रिशन चाहिए क्योंकि वो तो कांस्टेंट काम कर रहा है ना, ब्रेन थोड़ी रुकता है चाहे हम सो रहे हैं चाहे कुछ भी कर रहे हैं। अब न्यूट्रिशन मिल रहा है, जरा सा भी उसमें, या आपकी गाड़ी में कांस्टेंट पेट्रोल जा रहा है तो आपकी गाड़ी चल रही है, जरा सा भी अगर वो पेट्रोल जाना बंद हो जाता है किसी तरीके से तो क्या होगा? आपकी गाड़ी वहीं रुक जाएगी। सेम ब्रेन के साथ होता है कि अगर हमारा जो ब्लड है वो जाना रुक गया तो विद इन मिनट्स, मतलब कि अगर रीपरफ्यूजन नहीं हुआ तो विद इन मिनट्स क्या होता है, आपके जो ब्लड सप्लाई जहाँ पे नहीं पहुंच रही है वो वाले न्यूरॉन्स में डेथ होनी शुरू हो जाती है, न्यूरल डेथ होनी शुरू हो जाएगी। अब क्या होगा कि न्यूरोनल डेथ, एक मान लो कि एक फोकल पॉइंट बोलते हैं हम उसको, कि एक पॉइंट है, इसकी ब्लड सप्लाई, ये आर्टरी इसको सप्लाई कर रही थी इस पॉइंट पे, है ना, यहाँ पर ब्लड सप्लाई रुकी। अब इसको, अब जो मेजर पॉइंट था, मेन पॉइंट जहां से कि शुरू हुआ आपका न्यूरोनल डेथ, इसको हम क्या बोलेंगे? फोकल पॉइंट, है ना। ये हमारा फोकल पॉइंट हो गया। अब क्या है, अब यहाँ पे न्यूरोनल डेथ हुई, लेकिन क्या होगा? धीरे धीरे आसपास के जो न्यूरॉन्स है उसमें भी ब्लड फ्लो तो नहीं पहुंच रहा है, तो अब ये क्या होता है, आसपास के न्यूरॉन्स ये धीरे धीरे करके न्यूरोनल डेथ जो है, एक ऐसे इमेजिन करो कि ऐसे फैल रहा है। ठीक है, तो आसपास के न्यूरॉन्स धीरे धीरे मर, डेथ हो रही है, मतलब कि इस्कीमिया हो रहा है उनमें। तो क्या होता है, प्रीनम्ब्रा में किसको कहते हैं? फोकल पॉइंट के अराउंड का जो एरिया रहता है उसको हम प्रीनम्ब्रा कहते हैं। तो अराउंड के जो सेल्स हैं उनकी भी डेथ होती चली जा रही है अगर रिपरफ्यूजन सही टाइम पे नहीं हो। अगर तो हो गया तो फिर वो जो लोकलाइज हो जाएगा, आपकी जो इंजरी रहेगी या प्रेजेंटेशन रहेगी। लेकिन अगर नहीं होता है रिपरफ्यूजन तो ये क्या होता है, देखो जैसे पहले इतना फैला, फिर धीरे धीरे और फैला, फिर थोड़ा थोड़ा और ज्यादा डेथ हुई सेल्स की, फिर इस तरह से डैमेज बढ़ता चला जाता है रिपरफ्यूजन ना होने पर। सही टाइम पर अगर आप हॉस्पिटलाइज नहीं करते हो या इंटरवेंशन नहीं देते हो तो फिर वो क्या होगा कि आपका जो न्यूरोनल डेथ या इस्कीमिक एरिया है, एरिया अफेक्टेड, वो बढ़ता चला जाएगा। तो ये होता है। अब इसके बाद क्या होगा कि अब वो जो न्यूरॉन्स थे जिनकी ब्लड सप्लाई रुकी, उनके सारे काम ठप हो गए, वो रुक गए। इनफैक्ट जो है आपका धीरे धीरे एक्सपैंड करता चला गया। इसकी वजह से क्या होता है, एक इस्कीमिक कैस्केड शुरू होता है। ठीक है, इस्कीमिक कैस्केड क्या होता है कि हमारी जो ब्रेन सेल्स में क्या निकलते हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स, एक स्टेडी अमाउंट ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट रहते हैं। लेकिन अब उसमें क्या होता है कि एक्सेस न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलने शुरू हो जाते हैं। अब वो न्यूरोट्रांसमीटर्स के निकलने से जो एक केमिकल पूरा का पूरा इम्बैलेंस होता है, उसके बाद सीक्वेंसेस होते हैं, उसको हम इस्कीमिक कैस्केड बोलते हैं। अब बहुत ज्यादा न्यूरोट्रांसमीटर्स निकलेंगे तो क्या होगा? इम्बैलेंस जनरेट होगा। जब इम्बैलेंस जनरेट होगा तो हमारी एक स्टेडी एक मेटाबॉलिज्म होता है। ठीक है, अब क्या होगा कि वो जो डीपोलराइजेशन वाला जो सीक्वेंस है उसमें इम्बैलेंस होगा। आपकी जो ब्रेन की एनर्जी मेटाबॉलिज्म था, जो प्रोडक्शन थी, उसमें इम्बैलेंस होगा, डिस्टर्बेंस हो जाएगी उस चीज की। अब उस वजह से क्या हो रहा है, आपका ब्रेन को, या वो जो सेल्स जहाँ पे डेथ हो रही है, इम्पैक्ट हो रहा है, वो सेल्स अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, राइट। अब जब वो अपने लिए एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं तो मतलब कि वो तो बिल्कुल ना अपना कोई काम कर पा रहे हैं, ना एनर्जी बना पा रहे हैं, तो वो तो मर जाएंगे। अब उनका तो खात्मा हो गया। अब उसके बाद क्या होगा कि अब जैसे ये एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, यहाँ पे इम्बैलेंस हो गया। इम्बैलेंस के साथ साथ ही क्या होता है कि हमारा जो आपका आयन चैनल पंप होता है न्यूरोनल मेम्ब्रेन में,
ये पॉजिटिव पंप होता है कैल्शियम चैनल्स का। अब उसका इन्फ्लक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब कि आपकी जो मेम्ब्रेन है उसके अंदर बहुत ज्यादा कैल्शियम आना शुरू हो जाएगा। जब कैल्शियम आएगा, अब देखो आयंस, एक आपने पढ़ा होगा कि टू पॉजिटिव और नेगेटिव मिलता है तो एक कंप्लीट वो बनता है एलिमेंट, मॉलिक्यूल। लेकिन क्या होगा, अगर मान लो कि बहुत ज्यादा आयंस पॉजिटिव बहुत ज्यादा हो गए तो क्या होंगे, फ्री रेडिकल्स बनने बहुत ज्यादा शुरू हो जाएंगे। फ्री रेडिकल्स क्या होते हैं, जिनके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है, उन एलिमेंट्स को, मॉलिक्यूल्स को हम फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। अब जब फ्री रेडिकल्स बहुत ज्यादा बनेंगे तो आपने अगर कैंसर में पढ़ा होगा या ट्यूमर में पढ़ा होगा तो फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, बाकी के जो हमारे सेल्स हैं, अब इसको, ये इलेक्ट्रॉन को तो क्या चाहिए, इसको न्यूट्रलाइज होना है, इसको वापस से पॉजिटिव से मिल करके जीरो पे आना है, अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं रखना। तो वो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है वो पॉजिटिव ढूंढेगा, तो वो क्या करेगा, डीऑक्सीडाइज करेगा आपके बाकी के सेल्स को भी। जब वो भी डीऑक्सीडाइज होंगे तो क्या होगा, और ज्यादा डैमेज होगा। अब ये पूरा सर्कल चलेगा, अब और ज्यादा डैमेज हो रहा है तो और ज्यादा डैमेज से क्या हो रहा है कि फिर और आपका जो ब्लड फ्लो है वो और ज्यादा रुक रहा है, ब्लड फ्लो और ज्यादा रुक रहा है तो और CO2 की कमी आ रही है, फिर ये पूरा ऐसे साइकिल और ज्यादा चलता चला जाएगा और डैमेज जो आपका बढ़ता चला जाएगा। अगर आप सही टाइम पे रोक दो, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आप हॉस्पिटलाइज करते हो पेशेंट को, आपको एकदम से ये साइकिल किसी तरह से रोकना है। डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये साइकिल रोकते हैं, ठीक है, वापस से रीपरफ्यूजन करके, मतलब कि जो भी ऑक्लूजन हुआ है, चाहे वो थ्रोम्बस के फॉर्म में हो, चाहे वो एम्बुलेंस के फॉर्म में हो, चाहे वो हेमरेज के फॉर्म में हो, उस ऑक्लूजन को हटा करके रीपरफ्यूजन या फिर मतलब कि वापस से ब्लड फ्लो का आना जाना जो है वो उसको नॉर्मलाइज करते हैं, जिससे कि ये जो डैमेज बढ़ रहा है धीरे धीरे ये नॉर्मलाइज हो जाए या कम हो जाए, वहीं पर रुक जाए। क्योंकि देखो इतना तो हमें पता है कि न्यूरॉन्स जो है वो रीजनरेट नहीं होते, जितनी डेथ हो चुकी है वो डेथ हो चुकी है, वो वापस से रीजनरेट नहीं होंगे, ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स वापस से रीजनरेट नहीं होंगे। तो जो डैमेज हो चुका है उसको तो आप बिल्कुल भी कवर अप नहीं कर सकते हो, वो जो चीजें गई वो गई, लेकिन आप बाकी का जो डैमेज हो रहा है और हो सकता है उसको तो प्रिवेंट कर सकते हो, तो यही करते हैं हम। ठीक है, तो ये होता है हमारे ब्रेन के अंदर की पैथोफिजियोलॉजी कि अगर स्ट्रोक हो रहा है तो क्या होगा। ठीक, थैंक यू।